वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ हैं स्माति मैम, डॉक्टर स्माति मैम, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ ही साथ एक राइटर भी हैं। उन्होंने राइटिंग की भी अपनी जर्नी स्टार्ट की है, जो 2 बुक भी लिख चुकी हैं। तो आज हम उन्हीं से डिस्कशन करेंगे और जानते हैं उनके बारे में उन्हीं से। तो वेलकम है मैम आपका बहुत हमारे पॉडकास्ट में, और थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। तो मैम आप अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। पहले तो थैंक यू, आप आज यहाँ पे आए हैं ना पॉडकास्ट लेने के लिए। स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट टेल यू कि मेरी जो जर्नी है, मतलब मुझे 16 इयर्स हो गए एज अ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन किए। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन द बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। अब ये जर्नी जब चल ही रही थी तो एज अ पेरेंट आई हैव 2 डॉटर्स। तो मेरी 2 डॉटर्स हैं, उनके साथ साथ ये जर्नी जो चल रही थी, साथ में एज अ टीचर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, है ना। तो उन लोगों के साथ रह के दिमाग में एक पॉइंट आया कि लेट्स स्टार्ट राइटिंग ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इमोशंस को लिखने के बाद वी गेट समथिंग आउट ऑफ दैट। तो मुझे लगा कि चलो हम कुछ लिखते हैं। तो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट कि मैंने कुछ लिखा, मतलब फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, जबकि इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड। अगर मैं कुछ सोचती भी लाइफ में तो शायद एक एकेडमिक बुक सोचती अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, बट मैंने उसको छोड़ के एक फैमिली, एक पेरेंटिंग के ऊपर बुक लिखने के बारे में सोचा। जस्ट क्योंकि एक मेरे माइंड में या मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, देन आई स्टार्टेड दैट जर्नी एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ राइटिंग दैट बुक। नहीं, बिल्कुल मैम, बिल्कुल वो मैंने देखा है। तो मैम मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि किसी को न्यूरोथेरेपिस्ट का उतना नहीं पता होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में सिर्फ वही रहता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो एक एक्सरसाइज कराते हैं, या हमें कुछ चोट लग जाती है या कोई हमें पेन होता है तो उसके लिए हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। बट न्यूरोथेरेपिस्ट वो मेरे लिए भी एक चीज़ नहीं है। तो वो आप सिंपल लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स को कैसे बताना चाहेंगे, वो क्या चीज़ है, मतलब कैसे है? मैं आपकी बात को थोड़ा सा कट करते हो और इसमें एडिशन करूंगी कि न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं, लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पता। तो न्यूरोथेरेपिस्ट तो एक बहुत आगे की बात आ गई। तो इसमें ऐसा है कि न्यूरोथेरेपिस्ट की अगर स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट दैट, तो उसमें वी डील विद बेसिकली दोज पेशेंट्स जिनका ब्रेन डिसऑर्डर कोई ना कोई हुआ हो। उसमें ऐसा नहीं है कि इट स्पेसिफिकली कोई एज ग्रुप है या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। एक न्यूबॉर्न बच्चा अगर उसकी जो जैसे ड्यूरिंग डिलीवरी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है एंड उसको कोई ब्रेन रिलेटेड इशू आ गया ड्यू टू उसको एस्फिक्सिया हो गया या कुछ, उसको ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गया, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे को डेवलपमेंटल डिले होने के चांसेस हो जाते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें बच्चा जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता, ग्रोथ में ऐसा नहीं चलता, उसकी ग्रोथ रिटार्डेड रह जाती है। उन बच्चों को हम डील करते हैं, उनको हम सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे बोलते हैं, या उनको ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में डाल दिया जाता है। हम न्यूरोथेरेपी में फिजियोथेरेपी की अगर बात करें, इसमें हेमीप्लीजिया के केसेस, हेमीप्लीजिया जो कि स्ट्रोक के बाद होता है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वन साइड बॉडी का अगर आपका अधरंग हो जाना या उसका पैरालिसिस हो जाना है, आपने कॉमनली देखा होगा, कई बार हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, उन केसेस को भी हम डील करते हैं। आपने ओल्ड एज केसेस देखे होंगे जिनको हम टर्म देते हैं उसमें पार्किंसोनिज्म, ठीक है, जिसमें डोपामिन की प्रॉब्लम के करके, इशू के करके प्रॉब्लम आती है। तो उसमें क्या होता है, यूजुअली पिल रोलिंग मूवमेंट्स आने लग पड़ती है, एक फ्लेक्स्ड पोस्चर बन जाता है। आपने यूजुअली भी देखा होगा ओल्ड एज में थोड़ा सा फ्लेक्स पोस्चर हो जाता चलते हैं या हाथ पैर स्लो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स ये भी ब्रेन रिलेटेड होती हैं, इनको भी वी कवर इन न्यूरोफिजियोथेरेपी। और इसके अलावा एन नंबर ऑफ और भी हैं, अगर मैं इनके टर्म्स लेना शुरू करूंगी तो शायद आपके ऑडियंस को भी समझ नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी, डिफिकल्ट है मतलब। बट एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन दैट कैन बी ट्रीटेड विद न्यूरोफिजियोथेरेपी, किया जा सकता है उनको ट्रीट, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगी, न्यूरोफिजियोथेरेपी का जो प्रोटोकॉल होता है वो एक मस्कुलोस्केलेटल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो ऑर्थो की कंडीशन से डिफरेंट होता है। जैसे ऑर्थो वाला केस अगर आपका 1 वीक में ठीक हो रहा है, कई बार तो 2 डेज में भी ठीक हो जाता है। न्यूरो वाला इतनी जल्दी रिकवर नहीं करेगा, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आपको हो सकता है फॉर लाइफ टाइम भी कई बार फिजियोथेरेपी लेनी पड़े। जैसे सेरेब्रल पाल्सी का अगर बच्चा है, तो जिस दिन पता लग गया कि ये सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा डायग्नोस हो गया, दैट विल कंटिन्यू, वो उसकी लाइफ टाइम तक चलेगा, फिजियोथेरेपी चलती ही रहेगी। अच्छा, इट्स वेरी लॉन्ग, छोटा नहीं है। ठीक है मैम। तो जैसे किस तरह की प्रॉब्लम न्यूरो से, मतलब इसमें कौन कौन से, एक तो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि कुछ बीमारियां है ना, तो थोड़ा और इसको सिंपल करते हैं कि कुछ पेशेंट्स, जैसे आप कोई स्टोरी अगर 1-2 बताना चाहें कि इस तरीके के पेशेंट्स को ट्रीट पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास कल परसों एक बच्चा आया था हाइड्रोसेफेलस का, अगेन आपको टर्म्स नहीं समझ आएंगी। उसमें ब्रेन का
साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसमें सॉर्ट ऑफ CSF की फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग पड़ती है, मतलब एक फ्लूइड होता है ब्रेन में, वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हेड का साइज़ बड़ा हो जाता है नॉर्मल बॉडी से, जैसे मतलब फिजिकली आपको बड़ा सिर दिखेगा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नॉर्मल उससे। तो उस बच्चे की शंटिंग वगैरह तो कर दी थी, अब पीडियाट्रिक सर्जन ने उन्होंने अपना काम डन कर दिया। अब वो हमारे पास भेजा गया था बच्चा, क्योंकि मैं जैसे आपसे अगर ये डिस्कस करूँ या बताऊँ तो ये एक टीम वर्क है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरा ही रोल था इसमें, मैंने ही करना था, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक पीडियाट्रिक्स उनका ही रोल था। इट्स अ टीम वर्क, हम टीम में काम करते हैं। तो उन्होंने अपना वर्क कर दिया, देन वो मेरे पास आए, क्योंकि उनका बच्चा अभी नेक होल्ड नहीं कर रहा था। तो वो 1.5 मंथ ईयर्स का हो गया, अभी वो नेक होल्ड नहीं कर रहा था, तो उसको हमने नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह पिछले वीक भी सिखाई थी। तो वो इस बार जब हमारे पास आए तो दे वर वेरी हैप्पी कि हमारे बच्चे का नेक कंट्रोल जो है 50% आ गया। तो वो चीज़ अभी हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे मतलब चलता रहता है। ये तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं हमारे डेली बेसिस पे, वो ठीक होते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन न्यूरो में मैंने अगेन आपको बोला है कि ये लॉन्ग है, तो वो हमारे पास बार बार घूम के दे कम बैक। तो ये मैम इसको इस तरीके से देखें हम कि जैसे कोई सर्जरी हुई है ना, उसके बाद फिर आपका काम स्टार्ट हो जाता है उनको रिकवर करने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए हम कई बार अगर तो प्री प्लान्ड है, इलेक्टिव है, तो फिर पहले भी काम करते हैं, सर्जरी होने से पहले भी हमारा काम होता है और सर्जरी के बाद भी। और अगर ये इमरजेंसी सर्जरी हो गई, एकदम से अचानक होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन वी कैन वर्क आफ्टर द सर्जरी, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट। बेसिकली फिजियोथेरेपी से हम पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, उसको इम्प्रूव करते हैं। एक पेशेंट को सिर्फ बच गया, और एक पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, कि वो बच तो गया, वो डेली लाइफ की एक्टिविटीज तो कर लेगा ना, कि नहीं करेगा। दैट पार्ट इज आर कि हमने उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है, बाद में हमारा काम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे था कि जैसे न्यूरोथेरेपी से हम ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं, या सिर्फ एक ये प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि हाँ आपको इस तरीके से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या ये मतलब वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं ऑडियंस को भी आपकी बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों को शायद इस बात के बारे में ना पता हो कि हमारा ब्रेन जो है ना, आइडली हम जो पढ़ते हैं, या जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोगों को भी होगी, पता होगा कि हम कहते हैं अप टू 5 ईयर्स जो है ब्रेन डेवलप करता है। हाँ जी। उसके बाद जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं हो सकता। बट दिस इज़ नॉट राइट, ऐसा नहीं है। ब्रेन किसी भी स्टेज, लाइफ की किसी भी स्टेज पे ब्रेन अपना रीवायर कर सकता है, ग्रो कर सकता है। इसी पे तो हमारी सारी साइंस टिकी हुई है, सारी की सारी साइंस हमारी इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें बेसिकली होता क्या है, आजकल तो नहीं मैं कहूँगी, बट इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है, आप रीवायरिंग कर सकते हो, दोबारा से ब्रेन कुछ चीज़ें सीख सकता है। जी। आप देखो किसी भी एज में, ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं आपको आज बोलूँ कि पियानो बजाना सीख लो तो आप क्या नहीं सीख पाओगे, यू कैन लर्न। अगर हम लर्न कर सकते हैं, नए वायर्स, नए कनेक्शंस जोड़ सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। हमारा जो मैं आपको बता रही थी कि हेमीप्लीजिया का केस आता है हमारे पास, अधरंग का केस आ रहा है, या कोई भी ऐसा रिलेटेड केस आ रहा है, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम भी उनको एक्सरसाइजेस करा के उनके ब्रेन में न्यू कनेक्शंस डेवलप कर रहे हैं। नए कनेक्शंस बनेंगे तभी तो वो काम करेगा। अगर वो नए कनेक्शंस ब्रेन में नहीं बनेंगे तो वो तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा ना। तो बेसिकली रिवायरिंग हो रही है, इट इज़ गोइंग ऑन, एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। वो वर्क करती है, मतलब ऐसे मिरेकल्स होते हैं, उससे आप सोच भी नहीं सकते, होता है, इट वर्क्स। हाँ, क्योंकि जैसे मतलब लोगों का अधिकतर ये धारणा बनी होती है ना कि जो आपने इतने साल तक सीख लिया सिर्फ वो ही है, फिर नहीं सीख पाओगे, तो वो चीज़ सिर्फ मतलब दिस इज़ टोटली अ मिसकंसेप्शन, दिस इज़ टोटली अ मिसकंसेप्शन। आप कभी भी लाइफ में खुद मतलब आप देखो, मैं भी रिसेंटली एक एग्जांपल आपसे डिस्कस कर ही रही थी, अपनी मदर इन लॉ की बात कर रही थी कि उन्होंने इस एज में भी, शी इज़ लर्निंग, वो भजन भी लर्न कर लेते हैं, वो हारमोनियम बजाना भी सीख रहे हैं। अगर वो 65 प्लस की एज में सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकते, हमसे छोटा क्यों नहीं सीख सकता, बड़ा भी सीख सकता है। एनीवन कैन लर्न एट एनी स्टेज। बस ये है कि आपको लर्निंग के अपने कनेक्शंस बनाने आने चाहिए, यू शुड वर्क ऑन दैट, आप उस पर काम करें। और मैम एक ही इससे मतलब इसी से थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं दिमाग से रिलेटेड और ब्रेन से ही रिलेटेड है। तो मैं सिर्फ आपसे मतलब पूछना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए भी कि एज अ डॉक्टर आप इन चीज़ पे बिलीव करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर मैनिफेस्टेशन है, या कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं, दे एक्चुअली वर्क। कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हम उस एक्टिविटी को ब्रेन में बनाते हैं। आप कभी भी सोचो, आप पेपर देने जा रहे हो किसी, है ना, वहाँ पे, तो आप उस पेपर देने से पहले एक बार अपने ब्रेन में उस पेपर का पूरा
माइंड में एक मैप बनाओगे ना, मैं ऐसे करूँगी तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो मैपिंग पहले होती है ना। तो ऐसे ही सिमिलर वे में कोई भी चीज़, सपोज मुझे आज की डेट में कोई एक बुक ही लिखनी है नेक्स्ट, तो पहले मुझे ब्रेन में उसके बारे में सोचना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या रखूँगी, क्या करूँगी, देन आई विल स्टार्ट ना। तो वैसे ही जब हम ये चीज़ करते हैं, हम सॉर्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, मैं कहूँगी हम उसकी मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, हम सोचना शुरू कर देते हैं। फिर आती है हमारी इंटेंशंस एंड एफर्ट्स, हमने उस पर एफर्ट कितना लगाया। आपने एफर्ट लगा दिया, काम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि कर्नल भैरवान की कोट है कि मैनिफेस्टेशन इज इक्वल्स टू इंटेंशन प्लस एफर्ट। तो ये वर्क ही ऐसे करता है। आप ये है, मैं इस लॉ को बहुत अच्छे से मानती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और मैनिफेस्टेशन भी वर्क करती है। चाहे आप इसको एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट मानो, चाहे आप इसको एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानो, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। और उन पे फिर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेन तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। वंस यू हैव, आपने माइंड में सोच लिया कि मैंने करना है, देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट। काम करना पड़ेगा। आपके इंटेंशंस और एफर्ट्स आपको ज़रूर आपकी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचाएंगे। यू विल रीच देयर। ठीक है, थैंक यू मैम। फिर हमारा नेक्स्ट वो क्वेश्चन था मैम कि मतलब ऐसे माना जाता है कि फीमेल्स का और मेल्स का ब्रेन अलग अलग काम करता है, तो ये मतलब किस हद तक ठीक है कि दोनों का ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करता है? देखो, ब्रेन पे जब रिसेंट अभी स्टडी भी हुई थी तो उसमें यही देखा गया कि ब्रेन दोनों का सेम है। ब्रेन मेल का फीमेल का सेम है। प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा, हम जब स्टार्ट हुए थे एवोल्यूशन के टाइम में, जब हमने गैदरिंग एंड हंटिंग वाला सिस्टम था, जब मेल सिर्फ जो होते थे वो हंट करने जाते थे और फीमेल्स घर के काम करती थी, तो थोड़ा सा वो वाला पार्ट ज़रूर है। मैं आज भी आपको ये एग्जांपल भी कोट करूँगी कि हमारे घर में भी एक्चुअल में ऐसे ही होता होगा। आपने देखा होगा, जो मेल मेंबर है उसको सामने बड़ी चीज़ नहीं दिखती, हमें ढूंढनी पड़ती है ना, हमें बताना पड़ता है, भाई मैं बता तो रही यहीं पड़ी, वो नहीं मिलेगी उनको। लेकिन फीमेल, अब जैसे आप मेरी एग्जांपल लो, मेरी किचन में आपको 4 चूल्हे वाला गैस पड़ा है ना, मैं 4 पे वो काम करने के बाद अपनी बेटी के बारे में, अपने हस्बैंड, अपने, मैं सबका काम साथ, हमारा काम क्या होता है, मल्टीटास्किंग। हम सब काम एक साथ कर लेते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस नाउ डेज कि हम बोलें अगर ये एक डिफरेंस है मेल फीमेल में, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, या है ना, वो चीज़ें हैं। और मैम इसमें मुझे पूछना था कि ऐसी कौन सी कुछ हैबिट्स होती हैं जो आपकी नज़र में आप मानते हो कि ठीक नहीं है, मतलब नहीं करनी चाहिए, है ना, जो दिमाग पे असर डालती हैं? देखो, बहुत सारी हैबिट्स होती हैं ऐसे, तो मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू काउंट, क्योंकि किसी के लिए कुछ ज़्यादा वर्क करेगा, किसी के लिए कुछ ज़्यादा नेगेटिव वर्क करेगा। एक तो नेगेटिविटी ही है सबसे पहले, है ना, आपको नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। सेकंड, प्रोकास्टिनेशन है। आप किसी चीज़ को कितना डिले करते हो, डिले पे बहुत लोगों की हैबिट है। अभी रिसेंटली एक स्टडी भी हुई थी, उसमें ये शायद देखा गया कि 95% जो है लोग वर्ल्ड में, वो प्रोकास्टिनेट करते हैं, वो चीज़ों को डिले करते हैं, ओनली 5% ही काम कर रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं हम सक्सेसफुल क्यों नहीं है। हम सक्सेसफुल इसलिए नहीं है बिकॉज हम वो 5% में फॉल नहीं करते, हम काम नहीं करते। हम कहते हैं यार ये कल कर लेंगे, यार ये कल कर लेंगे, हम सोचते रह जाते हैं, हम करते नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि बजाय सोचने की बजाय डू इट, काम को ख़त्म करो ताकि हम नेक्स्ट किसी काम पे आएँ। बिल्कुल, है ना, मूव करें यार। बिल्कुल। तो मैम एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि आप एज अभी ये एक फिजियोथेरेपिस्ट है ना, तो आपको बुक लिखने का, राइटिंग करने का वो आइडिया आपको कहाँ से डेवलप हुआ? मैंने स्टार्टिंग में भी वैसे ही बात बोली कि लाइफ में समटाइम्स कोई टर्निंग पॉइंट्स आते हैं ना, तो मेरी लाइफ में भी ऐसे, लाइफ तो देखो नॉर्मली चलती है, चल ही रही है, आपकी भी चल रही है, मेरी भी चल रही है, सबकी चलती है। लेकिन मुझे लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया जब लगा, अदरवाइज मुझे कोई पूछेगा या मुझे कोई जानता है तो वो कभी भी बिलीव नहीं करेगा कि मैंने बुक लिख दी, क्योंकि आपका वैसा वाला रेपो नहीं होता कि ये बुक भी लिख सकती है ना। लेकिन मैंने वो लिख दी। वो इसीलिए लिखी बिकॉज मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था। मुझे लगा, जब मुझे ऐसा फील हुआ एक्चुअल में कि फैमिली इज़ सच में फर्स्ट, आपकी फैमिली सबसे पहले है, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी हैं। ये सब कुछ लाइफ में हो जाएगा, मिल जाएगा, चला जाएगा, आ जाएगा, बट जो फैमिली है दैट इज़ फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी लाइफ में। तो मुझे लगा, एक चीज़ और मैंने बहुत नोट करी, जब हम कभी बाहर खड़े होते हैं या कोई मिलता है आपको, हम डिस्कशंस करते हैं ना, बीइंग अ पेरेंट, तेरे बेटे ने क्या किया, मेरे बेटे ने क्या किया, हम ऐसे पूछते हैं, तेरी बेटी ने क्या, उसने ऐसे बोला, उसने, तो हम उनको वहाँ सभी टिप्स देना शुरू कर देते हैं, आप ऐसा कर लो, क्योंकि आपने भी तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। तो मुझे लगा कि बजाय इन चीज़ों को बार बार ऐसे बोलने के, राइट इट डाउन यार, लिख दो, जिसको अच्छा लगेगा वो उसको ले लेगा, जिसको नहीं लगेगा, हर एक की अपनी लाइफ है। मैंने अपनी बुक में स्टार्टिंग में एक पेज डाला है जिसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट फॉर ऑल, क्योंकि जो पेरेंटिंग है, वो एक बड़ा अच्छा कोट आता है कि पेरेंटिंग जो है कि करी सबने है लाइफ में,
ठीक है, लेकिन सबसे अच्छे से कैसे करनी है वो किसी को नहीं पता, चाहे आपके 2 बच्चे हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 12 हैं, हर एक बच्चा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देके जाएगा आपको, 12वां बच्चा भी डिफरेंट एक्सपीरियंस देके जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसमें कुछ हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, लेकिन हाँ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे लगा कि ये किसी के लिए और भी यूज़फुल हो सकता है, मैंने उन सबको एक जगह राइट डाउन कर दिया अपनी बुक में। तो कभी वो चीज़ दिमाग में नहीं आई कि मतलब मैं इसको लिख रही हूँ या मैं बुक बना रही हूँ तो मेरा जो फील्ड है वो एकदम अलग हो गया है ना, और जिस पे आप लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तो वो एकदम अलग हो गया। ऐसा है कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हस्बैंड एंड माई फादर। ये 2 लोग ना मेरी बहुत मेरी बैकबोन है, मेरी स्ट्रेंथ है बेसिकली। मैं कुछ भी करती हूँ ना, मैं कोई भी डिसीजन लेती हूँ, दे आर देयर, ये हमेशा खड़े हैं, तू कर कोई बात नहीं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी चीज़, ये एक बड़ी चीज़ होती है ना, आपको एक सपोर्ट चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगी ना कुछ, आपको टाइम भी चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए लिखने के लिए। लेकिन दे वर ऑलवेज देयर, उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि तू ये छोड़, पहले तू एकेडमिक्स का कर ले, कभी नहीं बोला। इन लोगों ने मुझे, दोनों ने हमेशा यही बोला, जो अच्छा लगता है डू दैट फर्स्ट। तो मुझे भी लगा कि चल यार ये भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट डूइंग वर्किंग ऑन एकेडमिक्स, मेरा उस पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट दे आर इन पाइपलाइन, क्योंकि एकेडमिक्स बहुत स्लो प्रोसेस होता है, वो बड़ी रिव्यूइंग से निकलता है, ये बुक्स बहुत फास्ट लिखी जा सकती हैं। तो ये जल्दी आ गई मार्केट में, वो थोड़ा सा डिले होके आएंगे, बट ऐसा है कि दोनों चल सकती हैं। आई फील कि हम दोनों को काम मतलब जो आपने फील किया कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, हस्बैंड हुआ, फादर हुए, तो वही चीज़ आपने इसमें भी डाल दी, मैंने कि फैमिली फर्स्ट है ना, फैमिली फर्स्ट, कि फैमिली ही है जो आपको सपोर्ट करती है। देखो अगर मैं ये आइडिया किसी और से डिस्कस करती तो हो सकता है वो इंसान या वो कोई भी होता तो वो मुझे शायद बोलता कि यार छोड़, ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, तू इससे अच्छा ये कर ले। पॉजिटिव आपको पुश बहुत कम लोग देते हैं, बहुत कम लोग देते हैं ना, आपको उसकी नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा बता देंगे। लेकिन जिस इंसान को सच में मेरे से अटैचमेंट है, जो सच में चाहता है, जो मेरा वेल विशर है, वो तो मुझे पुश ही करेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो वो ऐसा ही चलता है। मैम मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बाद वहाँ आप जैसे बड़े हुए, पले, तो ऐसी मतलब क्या आपको शिक्षा मिली या आपने अपने अंदर क्या ऐसी चीज़ें डेवलप की जो आपको यहाँ तक लेकर आई, या फैमिली सपोर्ट वो आपने थोड़ा डिस्कस किया, फिर वही चीज़ आप अपने बच्चों में भी डाल रहे हो, वही चीज़ आपकी बुक में भी आ जाती है। तो मतलब बचपन से लेके आप जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, तो वहाँ पर ऐसी क्या वैल्यूज़ मिली जो आपको यहाँ तक लेकर आई और दोनों फील्ड में आप बहुत बेहतर काम कर रहे हो? इसका जैसे जर्नी तो बहुत लंबी होती है ना, पैदा होने से स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो वो आउट ऑफ ट्रैक निकल जाती है बात। बट अगर मैं इसको बहुत कट शॉर्ट करूँ और आपको एक सिंप्लीफाइड वे में बताऊँ, तो जर्नी मेरी जो थी स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली में भी अगर मैं बात करूँ, मैं उसमें भी लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मतलब मेरे फादर ने बहुत इनपुट डाला है मेरे में, ठीक है, मेरे में और मेरी सिस्टर में, हम भी 2 सिस्टर्स ही थे, तो उनका जो एफर्ट था वो हमें दिखता था। आपको बेसिकली मैंने अपनी पेरेंटिंग की बुक में एक लाइन भी डाली है, आप अपने बच्चे को कभी भी ये बात मत बोलिए कि ये कर दे, वो कर दे, आप खुद करिए उस चीज़ को। जब आप खुद करते हो ना, वो आपका बच्चा वो सीखता है, वो नहीं सीखता जो आप बोलोगे तू ये कर, तू ये कर। टीच उसको मत कीजिए, आप करके दिखाइए। तो वो चीज़ मेरे में मतलब बचपन से थी कि मैं अपने फादर को जब स्ट्रगल करते देखती थी, या अपनी मदर को मैंने देखा है वो इंडिविजुअली खड़े होकर, अकेली मतलब लेडी खड़े होकर पूरा घर उसने बनवाया, सबसे काम करवाना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप नोट करते रहते हो कि वो कितनी स्ट्रांग है यार, वो अकेले काम कर रही है। 2 डॉटर्स के साथ अकेले रहना, मेरे पापा की पोस्टिंग कभी कहीं है कभी कहीं है, हमने 84 के रॉयट्स भी देखे, मेरी मदर ने अकेले ने देखे 2 लड़कियों के साथ। तो शायद वो वाले जो फीचर्स होते हैं ना एक स्ट्रांग लेडी वाले, वो मैंने वहाँ से लिए। मैंने अपने फादर को काम करते देखा है, उनके हार्डवर्क जो उनका मैंने देखा है ना, छोटी से छोटी चीज़ खुद करनी है। हमारे घर में प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन बाद में आता था, पहले मेरे पापा एक ट्राई ज़रूर करते थे और हमसे भी करवाते थे। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक बार हम गाड़ी में जा रहे थे, हमारा टायर गाड़ी का पंक्चर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, रास्ते में हम एक मैरिज पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, हम बड़े वेल ड्रेस्ड हैं, छोटे थे, मतलब मैं आई थिंक 8th में होंगी, मेरी सिस्टर 10th में होगी, मम्मा ने साड़ी पहनी है, हमने अच्छे कपड़े पहने, टायर पंक्चर हो गया। मेरे पापा कहते उतरो दोनों, हम दोनों को गाड़ी से उतार लिया, हम उतर गए, कहते टायर चेंज करो। मैंने कहा हम करें? कहते और कौन करेगा। तो हमने दोनों ने रात के 10 बजे सड़क पे खड़े होके वो टायर चेंज किया, दोनों सिस्टर्स ने। तो मुझे लगता है कि यही से सीखते हैं। तो आज मैं अपनी डॉटर से भी काम खुद करवाती हूँ, रादर देन मैं उनको हर चीज़ अपने बेड पे अवेलेबल करवाऊँ। करो, इस चीज़ को करके देखो। मतलब मेरे हस्बैंड की भी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम इनसे करवाएं,
रादर देन हर चीज़ उनको प्रोवाइड कराना, लेट देम डू फर्स्ट, पहले वो करें इस चीज़ को। तो यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में उनको, चाहे पढ़ने को कहो आप, चाहे आप इन चीज़ों को, काम को कहो, ये मॉरल वैल्यूज़ को, ये सब मैंने वहाँ से सीखा है। मेरे पापा मम्मा ऐसे थे, मेरी फैमिली ऐसी थी कि हमारे घर में अगर 10 लोग आ जाते थे ना, तो वो 10 को खाना खिला के ही भेजेंगे। उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि एक होता ना, ओहो ये कहाँ से आ गया, नहीं, नेवर। आज की डेट में भी मेरी मम्मा 70+ है, अगर आप मेरे घर में अभी भी जाओगे तो वो आपको उसी टाइम एट प्रेजेंट 20-25 लोगों का खाना बना के खिला देगी, और एक बार भी अपने माथे पे वो शिकंज नहीं आएगा कि नहीं। तो ये ग्रैटिट्यूड है, या मतलब उनके मन में एक ऐसी मॉरल वैल्यू उन्होंने भी पीछे से ली है, गेन की है, तो वो चल रही है। दिस इज़, मतलब मैं कहती हूँ ये लेगेसी है जो उन्होंने उनसे ली, उन्होंने मुझे दी, मैं आगे पास ऑन करूँगी। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप किसी के घर में गेस्ट भी चले जाते हैं तो सोचते हैं अरे हमें तो वहाँ जाना था, ये करना था, ये आ गए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक आपने जो बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चे देख करके नहीं सीखते हैं, करने से सीखते हैं। अगर आप उनको बोलो कि भाई आप पूजा करो हर टाइम, तो वो नहीं करेंगे, बट आप अगर करोगे तो वो आपके साथ खड़े होके करेंगे, फिर उनको लगेगा कि वो सीखेंगे भी कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। वो टीचिंग ज़्यादा अच्छी है, रादर देन सिर्फ बोल के या ब्लैक बोर्ड पे लिख के, वो नहीं होता। हम उसको बोलें वो नहीं होगा। जी बिल्कुल। मैम आप एक मदर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, तो इन तीनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हो, या मतलब अपने आप को लूज़ नहीं कर रहे हो, आप और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हो, चीज़ें और बढ़ रही हैं, तो वो आपके अंदर कैसे आती है चीज़? उसमें देखो, अगेन मैं यही बात बोलूँगी कि सिर्फ इंडिविजुअली मेरा रोल नहीं होता इसमें जो रोल आएगा वो एक फैमिली का रोल होता है, ठीक है? तभी शायद वो बुक लिखी थी मैंने। स्टार्ट कहाँ से होता है, अगर मैं अपनी बात करूँ कि अगर मैं अच्छी थेरेपिस्ट भी बन गई, मैंने कुछ उसमें गेन कर लिया, मैं एक अच्छी मदर भी हूँ, मैं एक अच्छी राइटर भी हूँ, तो मेरे को ये सब चीज़ें करने के लिए बैलेंस करना है लाइफ में। बैलेंस करने के लिए पहले आपकी खुद की फैमिली बैलेंस्ड होनी चाहिए, फैमिली लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी ये बैलेंस होगा। उसको बैलेंस करने के लिए मतलब मुझे लगता है कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, दैट शुड बी एक अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होना चाहिए, तभी वो चीज़ आगे चलेगी। अगर आपको आपका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है तो आप कैसे काम कर सकते हो? आप कर ही नहीं सकते कभी लाइफ में वो काम। अब मेरी अगर आप इस सारी दिनचर्या सुनोगे या बात करोगे तो आप मतलब शायद काफ़ी ऑडियंस भी हैरान होगी कि ऐसे ही है, सच में ऐसा ही है, इसमें कुछ फेक नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से या कुछ बताने के लिए किसी को नहीं कह रही हूँ। हम मॉर्निंग में इकट्ठा जिम जाते हैं 5 o'clock, वही मेरे हस्बैंड मुझे उठाते हैं, ठीक है, कि सुबह जिम जाना है, वो उनकी ड्यूटी है मुझे लेके जाना, ठीक है। 6 बजे वापस आके मेरी ड्यूटी है किचन में काम करना, लेकिन मेरे किचन में काम करने के पीरियड जो वो 1 घंटा 1.5 घंटा का काम मैं करती हूँ, ही इज़ बिसाइड्स मी, वो मेरे साथ खड़े होते हैं। अगर मैंने चपाती बना दी है, उसको लंच बॉक्स में पैक करना उनका काम है, बच्चे की वाटर बॉटल प्रिपेयर करना उनका काम है, आगे बच्चों को सर्व करना उनका काम है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ी हैं, वो करते हैं। थोड़ा सा काम मैं करती हूँ, थोड़ा सा वो करते हैं। कपड़े धोने हैं, कपड़े वो धोएंगे, सुखाऊंगी मैं, ड्राई मैंने करने हैं। अब मेरे बच्चे हैं, बच्चे अपना अपना उठ के बेड खुद क्लीन करते हैं, अपनी बेडशीट्स को तय लगाते हैं, अपना सारा सेट करके अपनी गुद खुद बना के दे सिट ऑन द डाइनिंग टेबल कि हमें खाना दे दो, हमने अपना काम कर लिया। जी बिल्कुल। तो हर एक को अपना अपना रोल पता है, तभी तो मेरे पास टाइम है, नहीं तो वही 24 आवर्स मेरे पास है, वही 24 आपके पास है, सबके पास सेम ही है ना। उसको मैनेज कैसे करना है। अब आप बोलो कि कोई मुझे आके बोलता आपके बच्चे बहुत सियाने हैं, बच्चे सियाने नहीं होते हैं, बच्चों को आपने कैसे रेज किया है दैट मैटर्स अ लॉट यार। मतलब ऐसा थोड़ी है उसको वो पैदा होते किसी ने कुछ गुड़ती खिलाई थी कि वो ऐसे ही बनेगी बड़े होके, नहीं, मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने धीरे धीरे लाइफ में छोटा छोटा काम उनसे करवाया है, तभी तो आज वो खुद कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। बिल्कुल तो ये तो सॉर्ट ऑफ ऐसा है कि आपने अपनी फैमिली का जो साइकिल चलाना है, कैसे चलाना है, वो आपके हाथ में है। और मैं बता रही हूँ वो फीमेल के ही हाथ में होता है। नहीं बिल्कुल, मेनली एक फीमेल ही घर की सबसे वो होती है जिसने घर चलाना है। अगर आप किसी का घर बहुत सुंदर देखोगे ना तो क्रेडिट गोज टू फीमेल ओनली। कभी भी मेल नहीं कहेगा ये मैंने डिज़ाइन किया था, फीमेल नहीं किया था। उसको अच्छा रखना, एस्थेटिक रखना, कुछ भी रखना, वो फीमेल के हाथ में है। क्योंकि तो ये उसी तरीके से हो गया मैम कि जैसे ऑफिस हो वहाँ भी टीम वर्क, और घर में हो घर में भी टीम। आई एम वेरी लकी कि मेरे ऑफिस में भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरे घर पे भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर मी। मतलब इस बात के लिए एक पॉइंट ये है कि आई एम लकी फॉर दैट।
दैट रीज़न आई एम लकी कि मेरे हस्बैंड मेरे प्रोफेशन में भी है, मेरे हस्बैंड मेरे घर पे भी मेरे साथ। नहीं नहीं बिल्कुल मैम, कॉन्ग्रेट्स फॉर दिस। थैंक मैम एक मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहती हूँ वैसे सभी व्यूवर्स के लिए, कि आप कुछ ऐसी टिप्स हमें अगर दे दें, कुछ पेरेंटिंग टिप्स या कुछ फैमिली टिप्स, जो 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें करके, और जो और भी पेरेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, तो वो इनको ध्यान में रख के अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं एक लाइन से यही करूँगी, इसको कोट करूँगी कि जो पेरेंटिंग है ना, इसको आपके बच्चे जो हैं, जो पेरेंटिंग जो है बेसिकली मैरिज की बात कर रही हूँ मैं, हाँ जी ठीक है ना। मैम, हाँ जी। मैरिज जो है वो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपकी एक मैरिड लाइफ को आपके बच्चे सॉर्ट ऑफ स्कैन ही करते हैं, सारा दिन घर में है ना। बिल्कुल। तो आपका जो बेटा है वो उसको कॉपी करेगा, जैसा आप करोगे आपका बेटा उसको कॉपी करेगा। बिल्कुल। आपकी डॉटर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी कि यही होती है फैमिली लाइफ, मेरे को भी ऐसी ही मिलनी है। जो भी आपके, अब बुरा है अच्छा है जो भी है, उसको लगेगा ऐसा ही होता है। हाँ बिल्कुल। और लास्ट में इसको एंड ऐसे करूँगी कि आप इस चीज़ को, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स इस चीज़ में थोड़ा सा रेज़ करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, मैं कहीं किसी और कल्चर से उठ के आई हूँ। जब मैं आई तो मेरे घर में कल्चरल वैल्यूज़ टोटली डिफरेंट थी, तो मुझे लगता था ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ आके मुझे पता लगा नहीं ऐसे नहीं होता, इस कल्चर में ये होता है। तो मुझे चेंज करना पड़ा धीरे धीरे, मुझे टाइम लगा। उस टाइम के करके कई बार आपके रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम अपने घर में देखते हैं वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे यूजुअली कंपैरिजन्स होते हैं, मेरे घर में तो ऐसा होता था, मेरे घर में तो ऐसा होता था। तो वो जो चीज़ है, अगर आपके घर में भी वो अच्छी चीज़ चल रही होगी किसी ना किसी वे से, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट, आपकी डॉटर या आपका सन जल्दी कर लेगा, अच्छा कर लेगा। तो आप उनको एक अच्छी एग्जाम्पल दो। इसमें एक और लाइन जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आपका बच्चा कभी भी, चाहे डॉटर है चाहे सन है, वो शाहरुख खान को नहीं देखता है कि वो कैसे मैरिज लाइफ, उसकी मैरिड लाइफ कैसी है। वो आपको देखता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है ना। हम यही देखते हैं। तो आप उसके लिए हीरो हो, आप उसके लिए हीरोइन हो। आप उसको दिखाओ कि क्या एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बेटा ऐसे हो सकती है लाइफ। शाहरुख खान और सलमान खान या एनी अदर एक्टर, वो तो देखो हमें भी पता है कि उनकी जो लाइफ बियॉन्ड द कैमरा है वो कुछ और है, वो हमें भी पता है ना इस चीज़ का, सबको रियलिटी का पता है। तो हम उसको सिर्फ वो देख ही नहीं रहा है, वो तो आपको देख रहा है। और हम यूजुअली आपने देखा होगा, बच्चे आजकल फादर्स डे पे भी कार्ड बनाते हैं, मदर्स डे पे भी कार्ड बनाते हैं, तो लिखते हैं फादर इज़ माई हीरो। तो अच्छे हीरो बन के दिखाओ ना, एक अच्छा वो अपना दे के, मतलब पेरेंटिंग उसको ऐसी करके दिखाओ, एक मैरिड लाइफ एक ऐसी अच्छी करके दिखाओ कि वो भी प्राउड फील करे कि हाँ मेरे पेरेंट्स ऐसे थे। वो चीज़ होनी चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को पेरेंट्स मतलब समझे इस चीज़ को कि हम कैसे आगे इस चीज़ को अपने बच्चों में डाल सकें। मतलब जो बच्चों को बनाना है वो पहले खुद को बनना है। फर्स्ट रूल ही यही है पेरेंटिंग का, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर किड्स, बी दैट पर्सन। जो आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा फिट हो, आप पहले खुद फिट हो। आप चाहते हो आपका बच्चा पढ़े, मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैंने बुक लिखी जी मैम। जब मैं वो राइटिंग का प्रोसेस करती थी, दोनों बेटियां मेरी आके मुझे देखती थी, आप क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, देखते थे, चली जाती थी। फिर मेरी बड़ी वाली डॉटर आई, मामा मुझे भी बुक लिखनी है। मैंने कहा लिखो बेटा, आपके सामने है, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, कुछ नहीं है। उसने वो बुक लिख दी ना, उसने कंप्लीट कर दी, वो प्रिंट हो गई, वो मार्केट में आ गई। बहुत बड़ी तो शी इज़ ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, उसने मुझे कॉपी कर लिया यार इमीडिएटली। अगर मैं इसका लाइटर वर्जन लूँ, मैंने आज साड़ी पहनी है, अगर मेरी डॉटर मुझे साड़ी में देखेगी, वो फटाफट अलमीरा में जाएगी, वो साड़ी निकाल के आएगी, शी विल ड्रेप अ साड़ी। बिल्कुल करते हैं, ऐसे ही करते हैं बच्चे, हमें कॉपी करते हैं। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे मेकअप करते हैं, क्यों करते हैं, वो देखते हैं तो करते हैं ना। तो पेरेंटिंग ऐसे ही है। पेरेंटिंग तो भाई जो दिखाओगे वो दिखेगा, मिरर है, जो दिखाते जाओगे वो उनको दिखता जाएगा। सेकंड, जो इसको मैं अगर एंड करूँ तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने अपनी बुक में भी लिखा है इसको, कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी मनी में नहीं होनी चाहिए। यू शुड इन्वेस्ट इन 3 थिंग्स। मेरे हिसाब से 3 की भी जगह आई विल ऐड 4। फर्स्ट, आपने इन्वेस्ट करना है बियॉन्ड मनी, हेल्थ में। आप अपनी भी हेल्थ में इन्वेस्ट करें, अपने बच्चे की भी हेल्थ में इन्वेस्ट करें, ठीक है। सेकंड, आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स में, ठीक है। पेरेंट्स में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि वो भी एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकें। आप अपने बच्चों में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके बच्चे आज की डेट में अच्छा कुछ सीखेंगे तभी बड़े होकर रेट, नहीं तो हम बड़े होकर बोलते हैं उसका बेटा ऐसा निकला, उसकी बहू ऐसी निकली। वो ऐसी नहीं निकलती है, कहीं ना कहीं वी हैव शोन देम दैट थिंग। हमने उनको कुछ गलत दिखा दिया, उन्होंने वो गलत सीख लिया, हमने उनको राइट टाइम पे टोका नहीं, तो वो उनका एक हैबिट बन गया। ऐसे ही होता है। तो अगर आप राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे ना, वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म उसके रिटर्न्स देगी, बहुत लॉन्ग टर्म।
लास्ट मेरा मतलब एक जो मेजर आजकल जैसे फ्लड्स बहुत आ रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप अपनी मदर अर्थ के लिए भी इन्वेस्ट करो। अब आप कहोगे हम तो बहुत छोटे हैं, फ्लड हमने थोड़ी लाया है, फ्लड तो उन्होंने लाया है, लेकिन आप अपने लेवल पे भी तो कुछ कर सकते हो, वी कैन डू। मतलब मैंने पहले भी एक इंटरव्यू हुई थी यहाँ पे, वहाँ बात कर रहे थे हम, डिस्कशन चल रहा था बेसिकली, उसमें भी मैंने ये पॉइंट रेज किया था और मैंने बोला था कि मैं जो करती हूँ, मैं कभी भी ऐसे ऑडियंस को दिखाने के लिए नहीं बोल रही, द पीपल अराउंड मी नो कि ये सच में ऐसा करती है। अगर मैं बाहर वॉक करने जाती हूँ या मैं अपने डॉग को लेके जाती हूँ ना इवनिंग में, मुझे कहीं पे भी फालतू का कोई पॉलीथिन या कुछ भी गार्बेज मिलता है, आई यूजुअली पिक देम, मेरे हाथ में एक पॉलीथिन होता है, मैं उसमें डाल के घर वापस लेके आती हूँ। हम इतना सा तो काम कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। छोटा छोटा काम तो नहीं लग इसमें तो कुछ नहीं लगने वाला ना, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें मदर अर्थ के लिए कर सकते हैं, दिखाने के लिए नहीं कि मैं एक कैमरा लेके मेरे पीछे पीछे कोई चलेगा और मैं उठा रही हूँ या मैं पौधे लगा रही हूँ। नो 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 नो, आप अपने लेवल पे करो, वो आपको खुद ही इट विल रिटर्न बैक। हाँ बिल्कुल मैम, आप अपने बुक में 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं, जैसे हैं फ्रेजाइल पेरेंटिंग और विटामिन एन पेरेंटिंग। तो मोस्टली लोगों को क्या, मुझे भी नहीं पता था, तो वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ये 2 वर्ड्स ना मैंने ब्रह्म कुमारी इसका एक पॉडकास्ट सुना था, हाँ, तो उसमें ये रेफरेंस आया था और मुझे बेसिकली पता तो पहले से ही था, बट उन्होंने उसको एक अच्छा वर्ड दे दिया, कैची वर्ड दे दिया, तो मुझे भी लगा कि इट्स अ नाइस वर्ड, ये बुक होना चाहिए, और मैंने लिखा है अपनी बुक में भी, आई हैव रेफर्ड दैट कि ये ब्रह्म कुमारी उनसे मैंने सुना है। तो बेसिकली फ्रेजाइल पेरेंटिंग जो है वो 90% पेरेंट्स आज की डेट में, जिनके खासकर सिंगल चाइल्ड है ना, वो तो करते ही करते हैं। आपका बच्चा घर से बाहर निकला नहीं, आपको टेंशन हो जाती है वो पहुंच गया, वो नहीं पहुंचा, आपको इतना फियर है, इतना तो बच्चे को फियर नहीं होगा जितना आपको फियर को रहता है। अब आप एक टाइम अपना देखो, आप भी घर से निकलते थे स्कूल के लिए, आपके पेरेंट्स ने कभी पूछा आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे? दोपहर को 3 बजे जब आते थे पता लग गया बच्चा घर वापस आ गया, है ना। लेकिन आज की डेट में क्या है, बच्चा घर से निकलता है, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसका फ्रेंड उसको तंग तो नहीं कर रहा, उसकी टीचर ने उसको डांट कैसे दिया, दिस इज समथिंग कॉल्ड हेलीकॉप्टरिंग। मतलब सारा दिन उसके सिर के ऊपर ही मंडराते रहना, उसको फ्री ही नहीं छोड़ना है। कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? आप उसको छोड़ो यार, लेट हिम लिव हिज लाइफ, उसको खुद के डिसीजंस लेने दो, उसको खुद का स्टैंड लेने दो। अगर वो लेगा ही नहीं तो आगे आप तो सारी उम्र बैठे नहीं हो ना उसके साथ, तो वो अकेला बाद में कैसे इन सब चीज़ों को कैसे फेस करेगा। और खासकर जिनके इंडिविजुअल एक बच्चा है, जिसका ना भाई है ना बहन है, वो क्या करेगा, वो किससे बात करेगा? आज की डेट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपने ब्रदर या सिस्टर से बात कर लेते हो पेरेंट्स के अलावा, वो किससे बात करेगा? आप उसको प्लीज़ लीव हिम, उसको छोड़ दो बच्चे को, उसको अपनी लाइफ थोड़े से डिसीजंस लेने दो, बार बार इंटरवीन मत करो किसी भी प्रॉब्लम में। आप देखो एक पीक होती है, अब किसी ने किसी को मार ही दिया, थप्पड़ मार दिया, तो बनता है बीइंग अ पेरेंट में जाके पूछो कि क्यों हुआ ये ऐसा। लेकिन अभी उसको वो कोई बुली कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो कुछ एक लेवल इतना है कि अभी ही और शी कैन मैनेज एट दैट टाइम, लेट देम मैनेज, उनको करने दो ना। आप हर जगह उसके साथ घूम रहे हो, दैट इज़ नॉट फाइन। तो दिस इज़ बेसिकली फ्रेजाइल पेरेंटिंग। फ्रेजाइल पेरेंटिंग में आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा मजबूर, और मैं क्या क्या बोलूँ, वो क्या हो गए हैं, बच्चे ने मुंह से निकाला नहीं, पेरेंट ने हाथ में दिया नहीं, क्यों? उनको वो जो एक डिनायल मोड है वो पता ही नहीं। वही मेरा दूसरा वर्ड है विटामिन एन, उनको एन का पता ही नहीं है। विटामिन एन मीन्स नो डेफिशिएंसी। आज के बच्चों में वो नो डेफिशिएंसी क्या है, ना सुनने की आदत ही नहीं। आज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोई बच्चा फर्स्ट नहीं आया क्लास में नहीं, किसी कोई इवेंट था उसमें फर्स्ट नहीं आया, वो रो रहा है नीचे लेट लेट के। क्यों लेट लेट के रो रहा है? मैं फर्स्ट नहीं आया। उसको वो डिनायल ही नहीं एक्सेप्ट हो रहा, वो नो सुनने की आदत ही नहीं है कि मैं क्यों नहीं फर्स्ट आया, मुझे ना सुनने की आदत, मुझे तो फर्स्ट ही आना था। ऐसा नहीं है ना, लेट हिम एक्सेप्ट कि भाई ज़रूरी नहीं, आपने गेम खेल लिया, आप इवेंट कर लिया ना, वो भी तो बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट सेकंड की क्या बात हो गई? या फिर हमने कोई चीज़ के लिए मना कर दिया बच्चे को, वो नीचे, आपने देखा होगा ना, हम जैसे किसी मॉल में जाते हैं, बच्चा नीचे लेट के रो रहा है, ऐसे जोर जोर से पूरा मॉल ही सिर पे उठा लिया, क्यों? क्योंकि उसको वो नो सुनने की आदत नहीं है, आपने डाली नहीं, आपने हर टाइम उसके हाथ में वो चीज़ दे दी। तो लेट इट बी, एक विटामिन नो की डोज भी दो, उसको देनी चाहिए, बीच बीच में देनी चाहिए। फ्रेजाइल पेरेंटिंग ज़्यादा मत कीजिए, और विटामिन एन की डोज बीच बीच में बच्चे को देते रहिए, ताकि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है आगे। आप इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं पे फेस करोगे, मना हो गया, फिर क्या करोगे? सुसाइड करने चले जाओगे? बिल्कुल, आपको डिप्रेशन हो जाना है, आपको एंग्जाइटी हो जानी है, तभी तो हो रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि बच्चों को नो सुनने की आदत, मार्क्स नहीं आए तो सुसाइड कर ली, या कुछ भी हो गया तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, बेसिकली एक्सेप्टेंस ही नहीं, क्योंकि हमें नो सुनने की आदत ही नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी देयर। मतलब वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही वो फॉल्ट होता है ना, ऑब्वियसली ये नहीं देंगे तो परेशान हो जाएगा, उसको परेशान नहीं देख सकते, बच्चा है हमारा, इसको परेशान नहीं, क्यों भाई परेशानी दो उसको, आप तंग कीजिए, इससे पहले उसको दुनिया तंग करे। वो अपना टाइम भूल जाते हैं ना मैम पेरेंट्स, सबने किया, आपने क्या फेस नहीं किया? हमने भी फेस किया। लेट देम फेस,
और मैम एक चीज़ और आप बताइए कि नीड और वांट्स में क्या डिफरेंस होता है? ये भी मैंने अपनी बुक में मेंशन किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, मैं अगर इसको सिंपल एक लाइन में बोलूँ ना, तो नीड जो होती है ना, वो आपकी सोल को फीड करती है, ठीक है? जो वांट है वो आपकी ईगो को फीड करती है, ठीक है? इसका अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें कि मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है, रोटी कपड़ा मकान, हाँ, है ना, बेसिक नीड्स। लेकिन अगर अब आप उसकी बात करो, वांट्स वांट्स चाहिए तो मुझे बहुत कुछ है, मुझे तो फरारी भी चाहिए, मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए कुछ करोड़ों का, मेरे पास खूब सारी गाड़ियाँ गाड़ियाँ होनी साड़ियाँ कपड़े, ये वो एन नंबर ऑफ थिंग्स, हाँ। ये वांट्स हैं, ठीक है ना? तो वो हम वांट्स वाले घेरे में हम कब घुस जाते हैं? हम तब घुसते हैं जब हम किसी के साथ कंपैरिजंस करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ वाले ने, यार उसने तो यार क्या मर्सिडीज़ ले ली है, मैं भी लूँगा। तो वो बेसिकली मेरी नीड नहीं थी, वो कहाँ से आई? वो देख के आई, कंपैरिजन से आई। उस चीज़ से हम थोड़ा सा बचें और अपने बच्चों को भी बताएं कि छोटी छोटी चीज़ों से बच्चा सीखता है। फॉर एग्जांपल, आज मेरा बच्चा कहता है कि मुझे ये टॉय चाहिए, है ना, कोई एक कार चाहिए मुझे। मैं उसको बोलूँगी कि बेटा ये तेरी नीड है कि वांट है? उसको पूछूंगी, वो कहेगा ये तो वांट है, दिस इज नॉट अ नीड। उसको बोलूंगी पहले सेव फॉर दैट, पहले इसके लिए कमाओ, कुछ बिल्कुल। करो, पहले अर्न करो इसको। उसके लिए जो भी पैसा है, अमाउंट आपको पॉकेट मनी मिल रहा है अगर, तो उसमें से रोज के 5-5 10-10 रुपए जोड़ो, जुड़ेंगे तो ले लेना। तो वो एक बच्चे को जब छोटे होते से समझ आएगा ना कि ये चीज़ ऐसे चलती है, तो बड़े होके वो सीधा किसी बड़ी चीज़ पे हाथ नहीं मारेगा। एंड किसी वो फिर डेब्ट्स और कर्जे और उसमें डूबना शुरू हो जाते हैं लोग सिर्फ इसी चक्कर में, क्योंकि उनको अपनी मतलब ईगो को फीड करना है ना, वांट्स देख रहे हैं लोग। आजकल आपने सोशल मीडिया पे देख रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कहीं, वो उसका देखता है, वो और डबल पैसा खर्च करके कहीं और जाता है। बेसिकली हम सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। नीड्स तक अगर हम रहे तो इट्स गुड, वांट्स आप ले सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स कि आपने अर्न कितना किया, उसके बाद हम वांट्स पे शिफ्ट करें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चा छोटे होते ही समझ ले। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वैल्यू मतलब पेरेंट्स को ही बतानी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू है, वैल्यू ये है, तुमको ऐसे कमाना थोड़ी है पड़ेगा। आपने बोला और आपको मिल गया, ऐसे नहीं होता। मैम मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने जो आपसे जब मैं पहली बार मिली थी तो आपके बहुत लॉन्ग हेयर थे, बहुत हैवी, है ना, और आपको कमेंट्स भी मिलते थे उसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे कि बहुत हैवी बाल हैं और इस तरीके से। तो आपने हेयर कट क्यों किया? उसके पीछे कोई रीज़न है या फिर आपने बस ऐसे ही कर लिया? तो वो थोड़ा सा आप बता दीजिए मुझे। मतलब हर एक बात के पीछे एक स्टोरी तो होती है ना? इसके पीछे भी स्टोरी है। स्टोरी ऐसे है कि सच में मेरे बाल अच्छे थे एंड आई यूज्ड टू गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप वैसे भी इंस्टा भी खोलोगे तो लोग देते थे कॉम्प्लीमेंट्स। बट प्रॉब्लम ये था कि बालों की वजह से आई वॉज हैविंग सम इश्यूज़। मेरे को कुछ कभी कभी सर्वाइकल का इशू ज़्यादा हो रहा था। इनको मैनेज करना ही एक मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि लाइफ में और बहुत कुछ है करने को, मैं इनके साथ ही उलझ के रह गई, तो मैं आगे कैसे निकलूंगी लाइफ में। तो एक दिन सडनली आई वॉज डूइंग राइटिंग माई बुक, मैं अपना काम कर रही थी, तो मुझे बहुत सिवियर हेडेक और ये सब स्टार्ट हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि यार मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं काट रही हूँ। और मेरे बच्चे यूजुअली से सोचते हैं मम्मा मजाक करती है। मैं उठी और मैंने उसको सच में काट दिया, और लिटरली इतना काट दिया। उन्होंने मुझे बोला ही था पहले कि जब काटेगी ना फिर पूरा ही काटना फिर कल को ऐसे मत सोचना कि थोड़े काटे या कम काटे, क्योंकि हमें ना ऐसे ही रहता है मन में कि यार वो तो अच्छे थे, यार वो तो सुंदर लगते थे। देखो ये चीज़ ऐसा होता है, लेट इट गो। समटाइम हमें लेट गो करनी पड़ती है चीज़ें। कई बार कुछ चीज़ छोड़ोगे तभी तो नेक्स्ट आएगा। हम पकड़ के रखेंगे, भगवान ने कुछ और भी तो देना होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट ही है मेरे माइंड में कि किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक मत पकड़ के रखो। अगर आपको लगता है लेट गो करो, उसको जाने दो। तो मैंने भी इसको जाने दिया। उसके बाद मेरे बहुत सारे काम बहुत फास्ट हो रहे हैं। इट्स समथिंग लकी फॉर मी। नहीं, ऐसे भी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और मैम मैं ये चीज़ पूछना चाहती थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि आपकी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है आपको, लेकिन आज के टाइम में भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके ना तो उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं, ना ही उनके इन लॉज की साइड की फैमिली या उनकी इवन खुद की फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है। तो उनको आप क्या आइडिया ऐसा देना चाहते हो? देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, मतलब अगर मैं मिडिल क्लास फीमेल्स जो हैं आज की डेट में उनसे बात करूं, तो इसमें ना कुछ ज़्यादा कुछ बोलने वाला है नहीं है। एज सच करने वाला है। बोलने को तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऑन कैमरा बोल दूंगी तो बोलेंगे बोलना बहुत इजी है ना, करना मुश्किल है। करना यही होता है कि हमें कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ ऐसे है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। मतलब कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप्स को लेके ही फीमेल्स परेशान हो जाती है कि अगर मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बोल दिया तो सोसाइटी क्या कहेगी। पहली बात तो सोसाइटी के लिए एक ही वर्ड है मेरे पास, बॉल्स। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मतलब अपने आप को देखो यार, आपकी प्रायोरिटी शुड बी योरसेल्फ।
और अगर आपके सच में आगे बच्चे भी हैं फिर तो आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इन सब के ऊपर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपको उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलना ही पड़ेगा। आपको लगता है वो सपोर्ट नहीं करते या कुछ नहीं करते, आपको या तो देखो 2 मेथड्स हैं, या तो उनको समझा लो, आपको लग रहा है वो तो मेथड काम ही नहीं कर रहा, देन वहाँ से बाहर निकलो। वंस यू आर आउट ऑफ दैट, आप अपनी ग्रोथ अपने आप देखोगे। और ये मेरे मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं कि जब तक आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो ना, वही हम जैसे बात कर रहे थे कि नेगेटिव थॉट्स है ना, अगर आपके सिर पे नेगेटिव थॉट्स ही घूमते रह गए तो आप कैसे ग्रो करोगे लाइफ में? यू कैन नेवर ग्रो। सारा दिन तो आपका ब्रेन इसी बात में लगा हुआ ना, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसा कह दिया, मेरा हस्बैंड, या वो सोसाइटी में क्या बोलेगा, या वो क्या कहेगा। छोड़ो यार उसको, लीव दैट। आप अपने आप पे फोकस करो, आप अपने पे काम करो। जब आप अपने पे वर्क करना स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी आएगी। आप आगे देखोगे कि आपके लिए कितने एन नंबर ऑफ रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो मैंने अभी रिसेंटली, मैं आपको, आप ये बात बोल रहे हो ना कि लोग ऐसे बोलते हैं या फीमेल्स ऐसा हो रहा है, आप मानोगे नहीं। मैंने अभी रिसेंटली बुक लिखी अपनी, है ना, एक और बुक लिखी है, दैट बुक विल बी रिलीज सून। उस बुक में मैंने सेलिब्रेटिंग डॉटर्स है उस बुक का टाइटल। मैंने उस बुक में क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। मैंने गूगल फॉर्म बनाया एंड मैंने उस गूगल फॉर्म को स्प्रेड किया थ्रू आउट इंडिया, जहाँ जहाँ मेरा कॉन्टैक्ट हो सकता था, मुंबई, केरला तक, पंजाब, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सब का मैंने टच किया। आप मानोगे उसमें से ओनली 5% वुमेन जो थी उनके आंसर्स थे कि वो ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 95% ने इतनी लंबी लंबी स्टोरीज लिख के दी हैं मुझे, इतनी लंबी लंबी स्टोरीज़ हैं जिसमें उनके साथ क्या क्या गलत हुआ है, क्या क्या ये हुआ है। पर मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ गलत हुआ है पे फुल स्टॉप मत लगाओ, डोंट पुट दैट फुल स्टॉप देयर कि ये हुआ मेरे साथ। अपने लिए स्टैंड लो। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो आपके बच्चे भी, आपको मैंने बोला ना, वो देख रहे हैं, सफ़र करेंगे, वो आपको देख रहे हैं, वो यही मानेंगे कि मेरी मम्मी ने एडजस्ट किया ना, मुझे भी ऐसे एडजस्ट करना है लाइफ में। हस्बैंड ऐसा ही होता है, वो तो यही करेगा, मेरी मदर इन लॉ ऐसे ही करेगी। नहीं, आप उस चीज़ को समझो, आप उस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है। जब तक आप उस ट्रैप से बाहर नहीं निकलोगे तब तक ये, मतलब आप फंसे ही हो, मतलब नेगेटिव थॉट्स में ही फंसे हो। आप उससे बाहर आओ। मैंने उस बुक में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लिखी हैं। इट विल बी सून आउट, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी एंड ऑडियंस को भी शेयर करूँगी। तो आपकी बुक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो बहुत अच्छी हो, है ना। तो मतलब मैसेज यही है एंड में कि जो फीमेल्स ये बोलती हैं कि हम ये चीज़ सफ़र कर रहे हैं या वो चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो उस चीज़ को झेलते रहें हमेशा और उस चीज़ को हमेशा झेलते रहें और एक एंड पर आके बस वो ख़त्म हो जाती हैं, है ना। और फिर उस चीज़ को उनके बच्चे आगे लेकर जाते हैं, वो भी वही सेम चीज़ झेलते हैं। या फिर उससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दीजिए, उससे बाहर निकलिए और अपने लिए कुछ करिए, है ना, लाइफ में आगे बढ़िए। मतलब टू एंड विद दिस, मैं आपको अपनी दोनों बुक्स दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ माई बुक एंड दिस इज़ माई डॉटर्स बुक, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स में एक एग्जाम्पल है, मतलब एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा एग्जाम्पल है कि किसी चीज़ को सोचते मत रहो। जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो सोचते मत रहो, डू इट। इस बुक, जब ये बुक रिलीज हुई ना, उसके बाद मेरी एक स्टूडेंट मेरे पास आई, शी सेड मैम मेरी मम्मा मुझे कह रही, तुझे कहा था ना लिख दे, मतलब लिख दे। देन आपने नहीं किया ना, किसी और ने कर लिया ना, बस ये मौका है, ये तो अपॉर्चुनिटी है। आज जिसने ले ली, जिसको मिल गई मिल गई। तो आप भी प्लीज़ उस नेगेटिव थॉट्स को बंद करके कम आउट ऑफ दैट, बाहर निकले उस चीज़ से एंड आगे प्रोसीड करें। लाइफ में आगे बहुत कुछ है, यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, सबके लिए सब कुछ है। मतलब ऐसा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है मैं आपसे छीन के ही लूँगी, है ना। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, आपके लिए भगवान ने बनाया है, आपको मिलेगा। तो वर्क ऑन दैट, आप उस पर काम करोगे तो आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। मेरा ये थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी हमें मतलब नॉलेज दी, इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया और मेडिकल की इतनी सारी चीज़ें बताई जो ना हमें पता होती हैं, व्यूवर्स को भी आई थिंक नहीं पता होती हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम आपका। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ पे आए, आपने हमारा पॉडकास्ट लिया। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू।